नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा आतंकवादी हाफिज सईद के बारे में, जो कि मास्टरमाइंड था 2008 के मुंबई अटैक के दौरान। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। एक तो यह है कि कल पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट है उसने यहां पर हाफिज सईद को 33 इयर्स की 33 साल की सजा सुनाई है। और आज ही यहां पर भारत सरकार ने जो उसका बेटा है उसको यहां पर टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये आप देख सकते हो, 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स मास्टरमाइंड हाफिज सईद सन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। तो इन दोनों न्यूज को कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, तो यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33। आप स्टॉक मार्केट को अगर सीखना चाहते हैं तो इसका भी कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, मुंबई टेरर अटैक का जो मास्टरमाइंड है हाफिज मोहम्मद सईद, उसका जो बेटा है हाफिज तलहा सईद, उसको टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया गया है भारत के द्वारा। भारत के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया और ये जो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, इट इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ यूआपा। आपने सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि इसका जो बेटा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि अगर जो आतंकवादी है हाफिज सईद, तो उसकी सजा बेटे को क्यों मिले, क्योंकि बेटा उसका जिम्मेदार तो नहीं होगा। लेकिन उसका बेटा भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल चुका है। और आप देख सकते हो कि बताया जा रहा है कि ही इज इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट, फंड रेजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग अटैक्स। मतलब कि जो भारत से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि भारत की प्रॉपर्टीज हैं, इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, या फिर भारत के अंदर किसी प्रकार का टेरर अटैक करवाना है, ये सारी चीज को प्लानिंग करना, फंड रेज करना, ये सब कुछ लश्कर तैयबा के द्वारा किया जा रहा है। और उसके अंदर बढ़ चढ़कर उसका जो बेटा है वो शामिल हो चुका है। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव करती है कि यहां पर उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, और फाइनली उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी तक नहीं किया गया था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि ये जो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है किसी इंडिविजुअल को, ये पहले पॉसिबल नहीं था भारत के अंदर, क्योंकि पहले आप सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिज्म से रिलेटेड डिक्लेयर कर सकते थे। जैसे लश्कर तैयबा हो गया, उसको यहां पर डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन इंडिविजुअल को नहीं होता था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 2019 में सरकार ने अमेंडमेंट लाया यूएपीए एक्ट 1967 के अंदर, और इसके तहत यह कहा कि किसी इंडिविजुअल को भी अब हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और जैसे ही ये अमेंडमेंट आया था 2019 में, उसके बाद आप देख सकते हो करीब 9 इंडिविजुअल्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहां पर टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया था। तो ये तो हमने समझ लिया। अब यहां पर क्वेश्चन है कि हाफिज सईद को कैसे सजा हो गई, वो भी पाकिस्तान के अंदर। ये आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उनके द्वारा बताया गया है कि 33 ईयर्स की सजा सुनाई गई है हाफिज सईद को। और ये बेसिकली जो नया टेरर फाइनेंसिंग केसेस है वो उसके ऊपर चल रहा था, और ये केस बेसिकली रजिस्टर किया गया था बाय काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक टेररिज्म से रिलेटेड एक्ट है जिसको कहा जाता है एंटी टेररिज्म एक्ट, ATAA। उसकी जिम्मेदारी यहां पर, उसको हैंडल करने की जो जिम्मेदारी है वो काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट के पास है। तो उन्होंने यहां पर क्या किया था कि हाफिज सईद के खिलाफ 2019 में कई सारे FIR दर्ज किए थे, और उसी के तहत यहां पर उसको 33 इयर्स की जो है अब सजा सुनाई गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सजा के साथ साथ करीब 3,40,000 का जो पाकिस्तानी रुपी है वो भी फाइन लगाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाफिज सईद के ऊपर पहली बार सजा सुनाई गई है। इनफैक्ट पिछले साल भी यहां पर खबर आई थी, 2 साल पहले, कि हाफिज सईद को 32 इयर्स की प्रिजन कारागार जो है वो सजा सुनाई गई थी। और क्या होगा कि पहले का 32 इयर्स और अभी का 33 इयर्स, ये साथ साथ चलेंगे, कंकरेंटली चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 32 इयर्स करना है फिर 33 इयर्स करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये सारी चीजें तब की जा रही हैं जब इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, स्पेशली पिछले 2-3 साल में। और यहां पर बार बार बोला जा रहा था कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जमातुद दावा, वो बहुत सारे फंड रेस करता है, चैरिटेबल विंग जो चलाता है, लश्कर तैयबा का चैरिटेबल विंग है एक प्रकार से। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा, उसने अपना एक चैरिटेबल विंग बना रखा है जिसको जमातुद दावा कहा जाता है, JUD। और उसी के तहत पैसा रेस करता है और टेरर फैलाने की कोशिश करता है भारत और बाकी कई रीजन्स में।
और एक प्रकार से आप कह सकते हो जो FATF है, पेरिस बेस्ड एंटी टेरर वॉचडॉग है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कहीं ना कहीं उसको कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो कड़ा कदम उठा रहा है टेररिज्म के खिलाफ, ये आप कह सकते हो कि इस तरह की चीजें अब करी जा रही हैं। लेकिन इसके अलावा अभी भी बहुत सारे लोगों को हाफिज सईद के बारे में डिटेल से नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, ही इज द फाउंडर एंड लीडर ऑफ इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा, सुन्नी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा बताया गया है कि 1990 में इसको फाउंड किया गया था। इसका जो मेन गोल है वो ये है कि जिहाद फैलाना। ऑल्दो इस्लाम के अंदर जिहाद को कुछ और तरीके से देखा जाता है, लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं वो किसी और तरीके से इसको इंटरप्रेट करके जो है कहते हैं कि हम जिहाद फैलाना चाहते हैं। और यहां पर वो बेसिकली जो हाफिज सईद है वो कहता है कि हम ट्रू रिलीजन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नया जनरेशन है वो इस्लामिक लाइन पर चले, ये हमारी यहां पर कोशिश है। वैसे प्रॉब्लम क्या है ना कि पाकिस्तान का जो कुछ गोल है वही गोल आपको हाफिज सईद का भी देखने को मिलेगा। इनका जो पाकिस्तान और दोनों का ये जो टेररिस्ट है, दोनों का गोल बेसिकली है कि कश्मीर को आजाद कराए भारत से, जो कि कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों जो है इसी प्रकार से चलते हैं। और साथ ही साथ 2008 के अंदर जो मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही है। इसके अलावा और भी कई सारे अटैक कराए गए हैं, जैसे पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था 2001 में। इसके अलावा जो उरी हेडक्वार्टर, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहां पर 2016 में अटैक हुआ। इन सबके पीछे हाफिज सईद का हाथ बताया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि हाफिज सईद का क्या केस चल रहा था पाकिस्तान में, तो देखिए 1997 का जो एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, एंटी टेररिस्ट एक्ट, उसी के तहत फाइनली 2020 में यहां पर हाफिज सईद को बुक किया गया था और फाइनली उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था। और जो मेन आरोप लगाया जाता है पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद के ऊपर वो ये है कि उसके द्वारा फंड कलेक्ट किया जाता है, टेररिज्म फैलाने के लिए फंड कलेक्ट किया जाता है बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से। और उसका जो फंड रेज अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही डाइवर्स और सिस्टमैटिक तरीके से है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है कई सारे मार्केट में ओपन तरीके से, अभी मुझे नहीं पता लेकिन पहले ऐसा होता था कि ओपन तरीके से डोनेशन बॉक्स होते थे जमातुद दावा के नाम से, और वहां पर लोग जो है अपना पैसा जो है डोनेशन प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे आपको फंड रेजिंग मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कि रिलीजियस जो सैक्रिफाइसेस होते हैं एनिमल्स के, जो एनिमल्स का स्किन होता है उसको बेच दिया जाता है इन लोगों के द्वारा, और उससे भी फंड रेज किए जाते हैं। और साउथ एशिया के अंदर स्पेशली बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और कई सारे जो गल्फ रीजन है, गल्फ रीजन में बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वहां पर भी इसके ऑफिसेस, फंड रेजिंग ऑफिसेस देखने को मिलते थे। तो इसकी वजह से यहां पर फाइनली जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस यही है कि 2019 से लगातार इसको जेल में रखा हुआ है। जब ये एक बार लाहौर से गुर्जनवाला जा रहा था, पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल कर रहा था, तब इसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट कब किया गया था आप ध्यान रखिएगा, इमरान खान क्या था कि इमरान खान जो है वो यूएस जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, उसके पहले ये एक्शन लिया गया था दिखाने के लिए कि देखिए हम यहां पर एक्शन ले रहे हैं इसके खिलाफ। इसके अलावा FATF ने वार्निंग भी दे दी थी, लेकिन FATF ने अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। अब देखना होगा कि इस कदम के बाद क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाता है, नहीं आ पाता है। लेकिन ये जो भी डेवलपमेंट था आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने FATF के बारे में बात किया, तो 2 स्टेटमेंट हैं FATF से रिलेटेड, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33 हमारे ऐप पर, हमारे वेबसाइट पे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।